बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3-4 बड़ी आम खबरें इस वक्त आपके सामने रखनी है। एतजाज एहसन की फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई दरखास्त के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। नजम सेठी के साथ किस तरह आसफ जरदारी ने सलूक किया है और अब बाकायदा उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और एक एटमी साइंसदान खानदान के साथ क्या सलूक किया गया है, ये भी एक बड़ी दुखी कहानी है। सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी की क्या सजा दी गई है, इस हवाले से भी आपके सामने चीजें रखनी है। लेकिन असद उमर के हवाले से जो तहरीक इंसाफ के अंदर एक रद्द अमल आया है, ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हुई है। और असद उमर ने ये सफर कैसे तय किया है, मुख्तसरन इस पर भी बात करेंगे। और उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। मैं इस वक्त अबू धाबी में ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरे साथ हैं अरशद नईम साहब, और ये ड्राइविंग भी कर रहे हैं और यहाँ के बड़े एक्सपर्ट हैं। और आपको इल्म है कि आजकल दुनिया को जो है वो सैर जरूर करनी चाहिए। जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, और अच्छा होता है बंदा थोड़ा सा चलता फिरता व्लॉग भी करे, बातचीत भी आपसे करे। अब जो मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो आपके सामने है। एतजाज एहसन साहब ने एक दरखास्त दायर की, और उस दरखास्त का लुबे लुबाब ये है कि फौजी अदालतें गैर आईनी है, चूंकि वहां पर डिफेंस नहीं दिया जाता और जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट नहीं होते। इस वजह से आप जो है इनको बिल्कुल जो है नल एंड वाइड करार दें, और सिविल अदालतों के अंदर सिविलियन के ट्रायल होने चाहिए। अब इस पूरे मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा इस दरखास्त को नंबर अलाट कर दिया है, और इसकी जो तफसील है उसके अंदर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर डायरी नंबर 14,180 अलाट कर दिया है। दरखास्त में सिविलियन की फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आईनी करार देने की इस्तदा की गई है। एतजाज एहसन की जानब से सरदार लतीफ खोसा और जो सलमान अकरम राजा हैं, ये चूंकि वकील हैं, तो आगे बताया गया वफाकी हुकूमत का फौजी अदालतों में ट्रायल का फैसला खरादम करार दिया जाए। ये इस दरखास्त में लिखा है, लेकिन इसके अंदर जो सेक्शन है वो उन्होंने बताया कि वफाकी हुकूमत का फौजी अदालतों के अंदर जो है वो ये फैसला करवाना सेक्शन 94 और रूल्स जो है उनकी भी खिलाफ वर्जी है। लिहाजा जो ATC अदालत है वहां पर ये मुकदमा आप चला सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर बहरहाल हुकूमत जो है वो अपना स्कोर सेटल कर रही है, और ताकतवर हल्के जो है वो जिस अंदाज के अंदर ये सारा जो मामलात हैं वो हो रहे हैं, यकीनी तौर पर इससे कोई अच्छी नेकनामी पैदा नहीं हो रही। दूसरी बड़ी खबर जो है वो नजम सेठी के हवाले से है। आपको इल्म है पिछले एक हफ्ते से लड़ाई हो रही है। ये जो सहाफती बाबा है, जो अभी सहाफी बन जाएगा, आप देखेंगे चंद दिनों बाद तजियाकार होगा। और शरीफ डॉक्ट्राइन है ये कि जजेस हूँ, जर्नैल हूँ, या ब्यूरोक्रेट हूँ, या सियासी जमातें हूँ, या जहां जहां से भी कुछ मिल सकता है, शरीफ खानदान अपना असर और रसूख जरूर बरकरार रखता है। अब सहाफत के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनको बाकायदा वजारतें दी गई, जिनको ओहदे दिए गए, बवक्ते जरूरत जो है वो किसी को पेट्रोल पंप लीज पर दे दिए गए सरकारी जमीनों पे, तो वो हर वक्त फिर शरीफ खानदान के गुण गाते हैं। इसको शरीफ डॉक्ट्राइन कहा जाता है। अब ये जो शरीफ डॉक्ट्राइन है, इसके तहत किसी जमाने के अंदर नजम सेठी जो है वो ज़ाहिर है बड़े प्यारे से आसफ जरदारी के, लेकिन अब वो आसफ जरदारी ने उनको रद्द कर दिया है। वो कहते हैं अगर प्यार करना है तो मुझसे करो, मियाँ साहब से अगर प्यार आपने साथ करना है तो मैं अधूरा जो मोहब्बत है उसको पसंद नहीं करता, जो डिवाइड हो। तो लिहाजा नजम सेठी ने अब बाकायदा तौर पर यह मैसेज कर दिया है कि जनाब मैं अपनी हार मानता हूँ। वो कहते हैं कि जनाब सलाम एवरीवन, आई डोंट वांट टू बी ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन आसफ जरदारी एंड शहबाज शरीफ। वो कहते हैं शहबाज शरीफ और उनके दरमियान जो है वो मैं कोई हड्डी नहीं बनना चाहता। और बाकी जो हालात हैं, बड़ी इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है, इन हालात के अंदर PCB का मैं चेयरमैन का कैंडिडेट नहीं हूँ। अब इस पर PTI ने मौक़िफ़ भी दिया है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पाकिस्तान का अलमिया है कि नवाज शरीफ और जरदारी का ये गैर एलानिया जो वर्कर एक साल में पाकिस्तान क्रिकेट का स्ट्रक्चर जो है वो तबाह किया है इसने। और फिर आप देखिए कि रमीज राजा एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को हटाकर नजम सेठी को लगाया गया, लेकिन अब
आसिफ जरदारी जो है वो जीत गए हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इस मामले के अंदर हार गए हैं। चूंकि तकसीम इनकी ये थी कि जो जो वजारतें हैं वहां से ही हमने लूट मार करनी है, जिसने जो करना है उस मामले के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ जो असद उमर है, उनको तहरीक इंसाफ ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है। जिस तरह उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए। अब वो चूंकि पार्टियों के ओहदे वो छोड़ चुके हैं, तो जिस बंदे ने पार्टी का ओहदा छोड़ दिया है उसके हवाले से इमरान खान ने ये वाजे किया है कि अगर पार्टी का ओहदा छोड़ा है या पार्टी छोड़ी है, वो दोनों लोग मेरी नजर में बराबर है, क्योंकि इस वक्त जो है वो जरूरत है। अब असद उमर के हवाले से जो राय है उसका ज़ाहिर इजहार किया गया है कि जनाब आपको पहले ये ख्याल आना चाहिए था, आपको पहले रिजाइन कर देना चाहिए। आपने जिस तरह जुल्म हो रहा है, जो इंसानी हकूक की वायोलेशन हो रही है, जिस तरह बदमाशी हो रही है, आप उस पर बात करने के बजाय उल्टा आप दिफा कर रहे हैं इन चीजों का। और आप काशिफ अब्बासी के शो के अंदर जो उन्होंने बात की कि इमरान खान को भी 2 कदम पीछे हटना चाहिए और बाकी जो पार्टी है तो आप पीछे नहीं हटना, लोगों ने तो आगे ही जाना है। तो एक पूरा उसका लुबे लुबाब जो है वो यही है कि असद उमर ने चेयरमैन की स्ट्रेटेजी पर इख्तलाफ के बाद सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारी से जो है वो इस्तीफा दिया है और बाकी इसी तरह की चीजें हैं। तो यकीनन उनको तहरीक इंसाफ ने आड़े हाथों लिया है। लेकिन मुझे जिस खबर का बड़ा अफसोस होता है, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, आपको भी इल्म है, जिसके अंदर सबसे जो बड़ी खतरनाक बात यह है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल होता है। यानी आप देखते हैं कि चले सियासी इख्तलाफ है, किसी ने अगर कोई जुर्म कमिट किया है तो आप उसको सजा दीजिए, गिरफ्तार कीजिए प्रॉपर, लेकिन एक तो बंदे उठा लिए जाते हैं और किसने उठाया है, पुलिस की वर्दी में मलबूस बंदे उठा ले, फिर भी नहीं माना जाता कि ये वो कहते हैं जी ये तो खुद गायब हुआ है, ये हमने उठाया ही नहीं है, गिरफ्तारी नहीं डाली जाती। फिर ये है कि घरों में घुसते हैं पुलिस की वर्दी में और वो एक डाकू की तरह, चोर की तरह, चोरियों और डकैतियों के इल्जाम है, फिर तोड़ फोड़ करते हैं। अब ना तो ये कानून इजाजत देता है ना आइन इजाजत देता है, लेकिन ज़ाहिर है जब आप बदमाशी पे उतर आए, बेशर्मी और बेहयाई पे उतर आए, तो उसका तो कोई हाल नहीं होता। ये चीजें इस वक्त आवाम के अंदर बड़ी नफरत पैदा कर रही है और ये नफरत जो है वो सिर्फ सियासी जमातें, जरदारी, शरीफ माफिया, उनके हवाले से तो खानदानों के अंदर पैदा हो रही है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी ये नफरतें पैदा हो रही हैं। उनको ये चीज सोचने वाली है। लेकिन अब जो खान साहब ने एक ट्वीट शेयर किया और वो बेसिकली एक चैट है, जो एक एटमी साइंसदान है हमारे, और वो डॉक्टर नेमत नारोवाल से उनका ताल्लुक है, वो सियासत में भी रहे, उनके जो बेटे हैं वो पीटीआई के एमपीए भी रहे। अब उन्होंने उनके घर क्या सलूक किया गया है, उन्होंने जो एक मैसेज भेजा है इमरान खान साहब को, उसका इंग्लिश में मैं तर्जमा आपके सामने इसलिए रखूंगा कि हर बंदा ये चीज समझे कि हालात क्या हैं। अब देखिए, अब कोई तो आखिर ये प्लानिंग करता है ना कि इस तरह इतना खौफ फैलाओ, इतना चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करो, इंसानी हकूक की पामाली करो, लेकिन इसका फायदा क्या है? ये तो उल्टा नुकसान है। अब ये जो पैगाम डॉक्टर ताहिर जावेद साहब जो उन्होंने दिया है, वो कहते हैं मैं बिल्कुल बेकसूर था, यानी ये जो 9 मई के वाकयात हैं उनसे कोई ताल्लुक वास्ते नहीं है, लेकिन चूंकि 9 मई की आड़ में जो सारा काम किया गया है, ये बड़ी ज्यादती की जा रही है और ये देर पा एक नफरत पैदा कर रही है। अब यहाँ पर जो है वो जो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल बेकसूर था। लाहौर में ये इमरान खान साहब को उन्होंने मैसेज भेजा है, लाहौर में भी नहीं था, पाकिस्तान में कहीं भी फसादात वगैरह में शरीक नहीं था। दरअसल मैं 7 मई से 11 मई 2023 की रात तक शकरगढ़ में था, मैं लाहौर या पिंडी में नहीं था। 9 मई के वाकयात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, मैंने जिंदगी में कोई ऐसा जुर्म नहीं किया। 12 मई को वो कहते हैं सुबह, जैसा कि मैं एक रात पहले लाहौर पहुंचा था, नारोवाल थाना से 4 वीगो और 3-4 एलीट वीगोस हमारी सोसाइटी में दाखिल हुए। उन्होंने मुझे बुलाया या मुझसे राब्ता नहीं किया। वहां 30 से 40 मुसल्लह अफराद थे जिन्होंने मेरे घर की दीवारें तोड़ी, मेरी बेटियों के कमरे के दरवाजे तोड़े, हमारा फर्नीचर तोड़ा, मेरी लाइब्रेरी का दरवाजा भी तोड़ा और मुझे घसीट कर बाहर ले गए। अब ये देखिए, किसी कानून के अंदर ये तो इजाजत नहीं है ना, ये तो खुली बदमाशी है और मैं कह चुका हूँ बेशर्मी है, बेहयाई है। अब इससे क्या बंदा यानी बात कर सकता है? अगर किसी ने जुर्म किया है, मुकदमा दर्ज करें, उसको आप प्रॉपर गिरफ्तार करें,
لیکن یہ نہیں. اب یہاں پہ جو ہے یہ اب زرداری یہ نون لیگ سب کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، لیکن یہ چپ ہے. کل کو جب ان کو چھتر پڑیں گے تو پھر بڑے بڑے میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے بے حیا لوگ جو ان کے سپورٹ کرتے ہیں ان کو بھی وہ بھی آسمان سر پہ اٹھائیں گے، کمپین چلائیں گے. اب یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں وہاں 30-40 مسلح افراد تھے جنہوں نے میرے گھر کی دیواریں توڑی. وہ آگے کہتے ہیں 6 راتیں اور 7 دن میں جیل میں رہا. 4 دیگر افراد کے ساتھ ڈیتھ سیل میں مجھے پھینک دیا گیا. میرے ساتھ دوسروں کے ساتھ ایک دہشت گرد جیسا سلوک کیا گیا. وہ شخص جس نے ریسکیو 1122 کو بنایا اور اس کا آغاز کیا، جس کے والد ایک انتہائی قابل احترام سابق نیوکلیئر سائنسدان ہے جنہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا، یہ کیا میرا انعام تھا؟ یہ بات انہوں نے سوال کیا ہے. اور یہ جو ان کے والد ہیں ڈاکٹر نعمت صاحب، وہ جو چشمہ پلانٹ ہے اور جو کوٹا ہے انہوں نے بڑا ورک کیا. اور جب یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی جو گرفتاری ہے جس زمانے میں ان کی نظر بندی ہوئی تھی تو ان کو بھی اس وقت جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا تھا. تو یہ بڑے عام کردار ہے ان کا. اب دوسری طرف جو ہے وہ 12 مئی سے وہ کہتے ہیں 18 مئی میں حافظ آباد جیل میں ایک ڈیتھ سیل چکی نمبر 1 سیکشن 3 میں ان وجوہات کی بنا پر تھا جو مجھے معلوم نہیں تھے. بڑے پیمانے پر فالج اور مرگی کی تاریخ رکھنے کے بعد اور تقریباً 1 ہفتہ تک بغیر دوائی کے میں نے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی اور آخرکار رہا ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں بیرون ملک میرے بچے اور خاندان انتہائی اذیت ناک ذہنی صدمے سے گزرے. میں اپنی زندگی میں ایک بار بھی تھانے میں نہیں گیا. میری زندگی میں کبھی ایک FIR نہیں ہوئی. میں نے پوری طرح قانون کی پاسداری کرنے والے پاکستان سے محبت کرنے والے شہری کے طور پر زندگی گزاری. اب یہ تو ایک ہے، اب کتنے اس طرح کے لوگ ہیں عام پاکستانی جن کو ذلیل کیا جا رہا ہے. یہ کتنی زیادتی ہے. لیکن اس سے بھی بدتر حال گزشتہ منگل کو سامنے آیا جب میری بیوی جو کہ پیتھالوجی کی پروفیسر ہے، 4 بچوں کی ماں ہے، 3 نسلوں کے سجے ہوئے فوجی افسروں کی بیٹی اور MBBS اور PhD نے مجھے اس کے زخمی سینے، بازو اور کمر کی تصاویر دکھائیں. یعنی اس کو بھی مارا، تشدد کیا. فوجی گھرانے سے تعلق ہے لیکن ساتھ وہ MBBS ہے، ڈاکٹر ہے، لیکن اس کو بھی تشدد عورت پر بھی کیا گیا. AK-47 کے بیرل مارے گئے اور آگے پوری 12 مئی کی اس خوفناک جمعہ کی صبح ہمارے پرامن گھر پر دھاوا بول دیا گیا. میں ان تصویروں کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا. اور یہ وہ کہتے ہیں مجھ جیسے بے گناہوں کے نام صرف 9 مئی کے واقعات سے سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے ہے. یعنی 9 مئی بہانہ ہے اور عمران خان اور تحریک انصاف اصل نشانہ ہے اور تحریک انصاف کے ورکر نشانہ ہے، قائدین نشانہ ہے. اگر آپ آج پریس کانفرنس کریں، نکلیں، سکون کے ساتھ زندگی گزاریں. اب اس طرح تو دنیا میں سسٹم نہیں چلتے. اس طرح تو قوم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. صرف کھاؤ قبائل، زرداری اور شریف مافیا کو مسلط رکھنے کے لیے پورے پاکستانی قوم کو اذیت میں دھکیل دینا، یہ کون سی ڈیل ہے، کون سا تماشا ہے، اس میں کیا معاملات ہیں، ابھی تک کم از کم میری سمجھ میں نہیں آیا. لیکن آپ جو ہے وہ اس پر ضرور کمنٹ کیجئے گا. اجازت دیجئے گا. اللہ حافظ.